अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अहमद फ़हद एंड वेलकम बैक टू क्रिकेट टॉक्स विद अहमद। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द डे वन ऑफ द फर्स्ट टेस्ट प्लेड बिटवीन पाकिस्तान एंड साउथ अफ्रीका इन द गद्दाफी स्टेडियम लाहौर। देयर इज़ अ लॉट टू टॉक अबाउट इन दिस डे वन। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि सारे पॉइंट्स को कवर किया जाए। तो शुरुआत होती है टॉस से, जो कि पाकिस्तान स्किपर शान मसूद जीतते हैं एंड ही ऑप्ट्स टू बैट फर्स्ट। टॉस पे वो कहते हैं कि he doesn't want to bat in the fourth inning क्योंकि द स्पिनर्स विल टेक ओवर इन द फोर्थ इनिंग और वहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाएगी बैटर्स के लिए बैटिंग करना। एंड अनदर थिंग दैट शॉक्ड मी अ बिट वाज कि उनको इतनी कंडीशंस का आइडिया नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में इन्हीं प्लेयर्स ने पाकिस्तान में अपनी पूरी ज़िंदगी की क्रिकेट यहीं खेली है। मोस्टली लोगों ने यहीं क्रिकेट खेली है सारी। और शान मसूद को ये चीज़ ना पता होना कि यहाँ पे कैसी पिचेस एक्सपेक्ट की जा रही हैं और उनको अपनी मर्ज़ी से विकेट नहीं मिली, इसका मतलब है क्योंकि उन्होंने बोला कि उनको पता नहीं है कि कैसी विकेट है। तो इसका ये एक हिंट देती है कि उनकी मर्ज़ी से विकेट या तो नहीं बनी है या तो उनको कंडीशंस का आइडिया ही नहीं है। तो दिस इज़ अ क्वेश्चन मार्क दैट नीड्स टू बी आंसर्ड इन द अपकमिंग टेस्ट्स, और ऐसा नहीं होना चाहिए। So let's start with Pakistan batting. Abdullah Shafiq and Imamul Haq came to open, and Abdullah Shafiq scored 2 runs. Abdullah Shafiq got out on a ball that was a good ball, bowled by Kagiso Rabada. लेकिन वो ऐसी बॉल बिल्कुल थी कि आउट हो सकते थे, लेकिन अब्दुल्ला शफीक हमेशा ऐसे हो गया है कि वो अपने ऑर्डर आउट होते ही हैं, मतलब इनिंग स्टार्ट होती है और अब्दुल्ला शफीक को तीसरी चौथी बॉल ऐसी पड़ती है कि जिसका उसके बाद उनके पास कोई जवाब नहीं होता। अब मोहम्मद यूसुफ ने बहुत दफ़ा अब्दुल्ला शफीक के बारे में ये हाईलाइट किया है कि देर इज़ अ फ्लॉ इन हिज टेक्निक, जिसके बारे में वो जानते हैं पर वो उस पर काम नहीं करना चाहते। अब क्यों नहीं करना चाहते वो अब्दुल्ला शफीक ही बेहतर बता सकते हैं लेकिन मोहम्मद यूसुफ के अकॉर्डिंग अब्दुल्ला शफीक के बैटिंग के अंदर काफ़ी फ्लॉज हैं, जिसकी वजह से अगर हम देखें तो उनकी एक अच्छी आउट स्विंगर पड़ती है तो उनका पैर नहीं पड़ता वहाँ पे और वो स्लिप कॉर्नर में आउट हो जाते हैं। अच्छी इन स्विंगर आती है तो उनके बैट और पैड के बीच में गैप बहुत बड़ा बन जाता है, जिसकी वजह से वो बोल्ड हो जाते हैं, एलबीडब्ल्यू हो जाता है। तो देर इज़ अ लॉट टू फिगर आउट एज फार एज अब्दुल्ला शफीक इज़ कंसर्न। तो अब्दुल्ला शफीक को भी देखना पड़ेगा कि ही इज़ गेटिंग द चांसेस ही डिज़र्व्स, और उनको परफॉर्म करना पड़ेगा क्योंकि उनके पास एक या दो फॉर्मेट ही हैं। T20s वो खेलते नहीं हैं, उनको उनको मतलब चांस नहीं दिया जाता। और वनडेज़ के अंदर भी वो परमानेंट नहीं है। वनडेज़ के अंदर साइम अयूब इज़ परमानेंट फॉर नाउ एंड फ़खर जमान इज़ परमानेंट। अब्दुल्ला शफीक को भी बाहर किया गया था जब तक वो क्योंकि उनकी अच्छी फॉर्म नहीं थी। हमने साउथ अफ्रीका टूर के ऊपर भी देखा था कि उनकी ऑलमोस्ट 2 या 3 डक्स आई थी कंसेक्यूटिवली। वेस्ट इंडीज सीरीज़ के अंदर भी देखा कि उनके बैट से कोई ऐसे रन नहीं आए थे, 20-25 और समथिंग आ गए थे तो किसी मैच में आ गए, वरना ही डिडंट लुक इन फॉर्म और वो ही अर्ली आउट हो गए। वो इसी तरह अब्दुल्ला शफीक का चलता जा रहा है कि वो इनिंग स्टार्ट होती है और वो आउट हो जाता है। सेट होने का अगर उनको टाइम मिल भी रहा है तो ही इज़ नॉट गेटिंग पास 20-25 और रन। सो अब्दुल्ला शफीक को देखना पड़ेगा और उनके पास ज़्यादा चांसेस नहीं है क्योंकि अब्दुल्ला शफीक इज़ गेटिंग चांसेस फ्रॉम अ लॉट ऑफ टाइम। तो उनको अब परफॉर्म करके देना पड़ेगा पाकिस्तान को। तो और इमामुल हक की अगर हम बात कर रहे हैं तो इमामुल हक की हम तारीफ़ ही करेंगे क्योंकि इमामुल हक डिज़र्व टू कम बैक और उनको ड्रॉप होना भी नहीं बनता था, क्योंकि इमामुल हक हैड अ टेस्ट एवरेज ऑफ 50, जिसके बाद वो ड्रॉप हुए। मतलब मुझे नहीं पता कि कौन कौन इंसान 50 की एवरेज के बाद ड्रॉप होता है, लेकिन अगर वो ड्रॉप हो गए थे तो ही परफॉर्म्ड इन द काउंटी सीज़न लिस्ट। एक क्रिकेट के अंदर उन्होंने परफॉर्म किया, उन्होंने 3 से 4 सेंचुरीज करी और हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी के अंदर उन्होंने एक ट्रिपल सेंचुरी भी करी। एंड ही डिज़र्व टू मेक अ कम बैक एंड ही डिड एंड व्हाट एन आउटस्टैंडिंग कम बैक ही मेड। मतलब आज उन्होंने 93 रन की इनिंग के लिए एंड ही लुक्ड कंफर्टेबल थ्रू आउट द इनिंग्स। उनका एक कैच वीएन मल्डर ने छोड़ा था, बाकी उसके अलावा ही डिडंट इवन लुक्ड अनकंफर्टेबल एट एनी सिंगल मोमेंट। वो हमेशा कमांड में लगे और ऐसा लग रहा था एक प्रॉपर बैटर खेल रहा है, मतलब टेक्निकली सॉलिड। इमामुल हक की जो एलिगेंस आती है, एक लेफ्टी की एलिगेंस जो होती है, वो इमामुल हक के अंदर से झलक रही थी। मतलब वो हमेशा से मुझे इमामुल हक काफ़ी अच्छे लगते थे। मतलब उनकी टेक्निक, उनकी स्टाइल, उनकी कवर ड्राइव्स अगर आप देखें तो एक ब्यूटी आती थी, संगाकारा की एक रिफ्लेक्शन देते थे इमामुल हक।
एंड इट विल बी वेरी होप आई होप कि इमाम उल हक फ्यूचर के अंदर काफ़ी अच्छा परफॉर्म करें, क्योंकि पाकिस्तान को उनकी ज़रूरत है इन दिस फॉर्मेट स्पेशली, क्योंकि उनके पाकिस्तान के पास इतना अच्छा कोई ओपनर है नहीं। अब्दुल्ला शफीक इज़ शॉर्ट ऑफ रन, साइम अयूब शॉर्ट ऑफ रन, और कोई ऐसा ओपनर है नहीं जो कि पाकिस्तान ने टेस्ट किया हो इस टाइम के अंदर। तो इमाम उल हक इज़ अ की बैटर फॉर पाकिस्तान, और मुझे लगता है कि सबसे बड़ा बैटर पाकिस्तान के लिए टॉप ऑफ द ऑर्डर इमाम उल हक ही होगा इन द अपकमिंग टेस्ट एज वेल। सो इमाम उल हक मेड अ गुड 93 रन्स ऑफ 153 बॉल्स। उन्होंने 7 चौके और एक छक्का मारा। 60 का स्ट्राइक रेट था, बट स्ट्राइक रेट डजेंट मैटर इन टेस्ट क्रिकेट। तो अनलेस अगर आप किसी बहुत ज़्यादा फ्लैट विकेट पे खेल रहे हो, यहाँ पर एक स्पिनिंग कंडीशंस थी, यहाँ पे आपको बारी लेनी थी, एंड ही डिड व्हाट वाज रिक्वायर्ड एट दैट मोमेंट। तो देर इज़ नो नथिंग टू बी, मतलब कोई परेशानी की बात नहीं है फ्रॉम इमाम, मतलब अगर इमाम उल हक के बारे में देखें तो। उसके बाद आते हैं शान मसूद। शान मसूद प्लेड एन आउटस्टैंडिंग 76 रन ऑफ 147 बॉल, जिसके अंदर उन्होंने 9 चौके और एक छक्का मारा। हिज स्ट्राइक रेट इज़ 51, बट ही इज़ द वन जिन्होंने पाकिस्तान को एक बहुत सॉलिड स्टार्ट दिया था। मतलब ही वॉज जस्ट ही वॉज अप्रोचिंग द गेम विद अ गुड एंड पॉजिटिव इंटेंट। वो बाउंड्रीज ले रहे थे, वो बुरी बॉल्स को बिल्कुल सही जगह पनिश कर रहे थे। मतलब शान मसूद के एक दो चांसेस आए थे, लेकिन वो तभी आते हैं कि तब आप पॉजिटिव क्रिकेट खेल रहे हैं। ही वॉज नॉट जस्ट डिफेंडिंग, उनको पता था कि यार इस विकेट के ऊपर स्पिन आ सकती है, और स्पिन आएगी ही आएगी, और स्पिन डोमिनेट करेगी यहाँ पे आगे। तो जितना ज़्यादा मैं नई बॉल से रन बना सकूँ उतना ज़्यादा बना लूँ, और उन्होंने यही किया। क्योंकि स्पिन जो होती है ज़्यादातर ओल्ड बॉल से होती है, क्योंकि बॉल जो होती है वो नई बॉल जो होती है वो हार्ड होती है, और स्पिनर्स की ज़्यादा अच्छी ग्रिप नहीं होती। स्पिनर ज़्यादा जो अच्छा ग्रिप कर सकते हैं वो ओल्ड बॉल कर सकते हैं, जिसके बाद वो अच्छी विकेट्स भी लेते हैं और अच्छा टर्न भी मिलता है उनको, क्योंकि न्यू बॉल पर ज़्यादा टर्न भी नहीं मिलता, जो कि हमने देखा कि ओल्डर बॉल के साथ काफ़ी ज़्यादा टर्न मिला। और इसके बाद अगर हम बात करें तो बाबर आजम गेम, एंड बाबर आजम स्कोर 23 रन्स ऑफ 48 बॉल्स। ही लुक कंफर्टेबल, मतलब जितना उन्होंने खेला ही लुक कंफर्टेबल, बट एज़ यूजुअल जो कि बाबर आजम की फॉर्म चल रही है हमेशा से, मतलब कुछ टाइम से, फ्रॉम द लास्ट 2-3 ईयर्स ही इज़ नॉट एबल टू स्कोर अ गुड स्कोर और अ बिग स्कोर। 50 के ऊपर तो वो बहुत कम ही जा रहे हैं अब, और 50 के ऊपर जाते हैं भी तो हैं वो 70-75 पे आउट हो जाते हैं। और इन मुश्किल कंडीशंस के अंदर यू हैव टू बी द बैटर। मैं बाबर आजम के बारे में बात कर रहा हूँ कि उनको लीड करना पड़ेगा फ्रॉम द फ्रंट, क्योंकि वो टीम के सबसे बड़े बैटर हैं। और इस कंडीशंस के अंदर, मुश्किल कंडीशंस के अंदर, अगर बाबर आजम जैसा टेक्निकली साउंड प्लेयर परफॉर्म नहीं करेगा तो कहाँ करेगा और कौन करेगा। मतलब देर आर अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम बाबर आजम, एंड ही नीड्स टू परफॉर्म। उसके बाद बात करेंगे हम सऊद शकील के ऊपर। सऊद शकील वॉज अनलकी, पहली बॉल आए, पहली बॉल पे थोड़ा सा क्रॉस खेलने गया और वो आउट हो गया। तो हो जाता है, पहली बॉल पे आप किसी को जज नहीं कर सकते, क्योंकि पहला बॉल एक तरीके से मतलब वार्म अप बॉल ही होता है एक तरीके से। आप बैट्समैन आता है, बस उसको एक अच्छा बॉल पड़ गया, वो आउट हो गया, इसी तरह का होता है। मतलब पहली बॉल से आप किसी को जज नहीं कर सकते ज़्यादा। देन केम मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा। सलमान अली आगा मोहम्मद रिजवान ने बहुत अच्छी पार्टनरशिप करी, क्योंकि 199 के ऊपर आपके 5 आउट हो गए थे, और ये जब 3 आउट हुए थे दे ऑल गॉट आउट ऑन 199 रन। तो पाकिस्तान ने तकरीबन 0 रन्स पे 3 विकेट्स खो दी थी। तो देयर वॉज अ नीड कि यार एक बहुत सॉलिड पार्टनरशिप हो और रन्स आना शुरू हुए। तो वही किया मोहम्मद रिजवान और सलमान आगा ने, कि उन्होंने अपने पेडल स्वीप्स लॉक स्वीप्स, उन्होंने सारी चीज़ें इस्तेमाल करी और उन्होंने स्पिन को काउंटर किया। क्योंकि स्पिन अच्छी स्पिन बॉलिंग को काउंटर करने के लिए यू नीड गुड स्वीप शॉट्स, और ये दोनों शॉट्स मोहम्मद रिजवान और सलमान आगा के पास है। और सलमान आगा परफॉर्म कर रहे हैं, ये कोई हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि सलमान आगा इज़ अ वेरी गुड प्लेयर, वेरी गुड हैंडी ऑलराउंडर। सलमान आगा की ऑलमोस्ट 40 की एवरेज है। मतलब एज एन ऑलराउंडर 7वें नंबर पे 40 की एवरेज रखना इज़ गुड। ऊपर से वो बहुत तगड़ी बॉलिंग भी करते हैं। जब उनको बॉलिंग दी जाती है तो वो 15 ओवर भी निकाल देते हैं, और अच्छे ओवर निकालते हैं। आई रिमेंबर कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही वॉज आर मेन बॉलर इन द सिडनी टेस्ट अलॉन्ग विद साजिद खान, बट दे वर दीज टू वर द मेन स्पिनर्स। और सलमान आगा ने वहाँ बहुत अच्छी बॉलिंग करी थी। आई रिमेंबर द बॉल टू लबुशेन,
बहुत तगड़ी बॉल थी वो, मतलब वो इट वाज अ ऑफ स्पिनर आई थिंक, आई डोंट रिमेंबर दैट, अच्छे से मुझे याद नहीं है, बट बहुत अच्छी बॉल थी। एंड सलमान आगा इज़ अ प्रॉपर ऑलराउंडर। और देर इज़ नो सरप्राइज़ कि उन्होंने 50 रन की इनिंग्स खेली है रिजवान ने खेली, क्योंकि इन कंडीशंस के लिए ये दोनों टेलर मेड है। सो देर इज़ नो सरप्राइज इन दैट। अगर हम साउथ अफ्रीका की तरफ से बात करें तो स्पिन ने ही डोमिनेट किया, और द मोस्ट इम्प्रेसिव स्पिनर जो कि मुझे लगे हैं इस उसके पूरी इनिंग्स के अंदर, वो थे आई थिंक, इनका नाम मुझे सही से प्रोनाउंस हो या ना हो, मूथा सामी आई थिंक, जो लेफ्ट आर्म स्पिनर थे। 26 ओवर इन्होंने किए और 101 रन दिए, और 5 मेडन हैं और 2 विकटें हैं। आई थिंक कि ये जब चौथी इनिंग के अंदर, तीसरी इनिंग के अंदर जब ये बॉल करने आएंगे, तो ही विल बी वेरी वाइटल फॉर द साउथ अफ्रीकन साइड, क्योंकि ये लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं। लेफ्ट आर्म स्पिनर के अगेंस्ट आपके काफ़ी ज़्यादा बैट्समैन फंसते हैं। अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम, आई थिंक आगा, रिजवान, मतलब इन लोगों को लेफ्ट आर्म स्पिनर के आगे मसला होगा, क्योंकि लेफ्टीज़ को इतना ज़्यादा मसला नहीं होता, क्योंकि एंगल की बात होती है। लेफ्ट आर्म स्पिनर का एंगल इतना अच्छा नहीं बनता कभी भी राइटी के लिए, तो वो ज़्यादा अच्छी बॉलिंग नहीं कर पाता। बट फॉर द राइट आर्म स्पिनर ही विल प्रूव हिमसेल्फ एज डेडली। आई होप सो कि ये ना हो, क्योंकि पाकिस्तान है, पाकिस्तान को जीतना चाहिए, पाकिस्तान को अच्छा परफॉर्म करना चाहिए, बट आई थिंक ही विल बी द डिफरेंस के जो कि थर्ड इनिंग्स में डालेंगे। और बहुत आई थिंक कि ये बहुत इनकी बॉलिंग जो होगी वो बहुत वाइटल होगी फॉर द साउथ अफ्रीकन साइड। और फास्ट बॉलिंग के अंदर आई थिंक कि थर्ड इनिंग के अंदर, सेकंड इनिंग के अंदर जब बॉल काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो जाएगी, आई थिंक वी विल सी रिवर्स, क्योंकि मुझे अकॉर्डिंग टू द पिच रिपोर्ट द पिच वॉज ड्राई, एंड व्हेन द पिच इज़ ड्राई, मतलब आपको रिवर्स स्विंग अमूमन देखने को मिलती है। एंड वी सॉ के एडम माकरम ने अच्छा खासा बॉल को वो शाइन करने की कोशिश कर रहे थे। आई डोंट नो कि वो अगर वो शाइन करने की कोशिश कर रहे थे तो वाई डिडंट ही टुक दैट न्यू बॉल, why did he took that new ball? तो there are a lot of question marks in this कि यार रिवर्स स्विंग होगी या नहीं होगी, या तो उन्होंने उस ऑप्शन की तरफ वो गए नहीं, उन्होंने नई बॉल प्रेफर की। तो देर आर लॉट ऑफ क्वेश्चन जो कि सेकेंड इनिंग्स में आई थिंक आंसर हो जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी से जाएगा, हमें इस बारे में पता चल जाएगा कि विल वी बी सी रिवर्स स्विंग और नॉट। सो देर इज़ अ लॉट टू सी इन दिस टेस्ट, और आई थिंक ये बहुत अच्छा टेस्ट मैच होने वाला है, क्योंकि पिच बहुत अच्छी तैयार करी है आई थिंक क्यूरेटर ने। बैलेंस विकेट है आई थिंक, फास्ट बॉलर्स के लिए भी है और स्पिनर्स के लिए भी है। तो स्पिनर्स का ये नहीं था कि आज वी सॉ स्पिन फ्रॉम द सेकंड ओवर, हमें मिला, लेकिन हमें पता था कि यार नई बॉल से इतना कोई अच्छा स्पिन नहीं हो रहा था। लाइक इमाम एंड शान प्लेट, कोई अच्छा सादा स्पिन नहीं हो रहा था, इट वाज नॉर्मल, इट वाज डिसेंट, जो कि एक लेफ्ट आर्म स्पिनर या फिर ऑफ स्पिनर करता है नई बॉल से, वही था, बस नॉर्मल था। बट व्हेन द बॉल बिकेम ओल्ड वी सॉ स्पिन डोमिनेट। सो देर इज़ अ लॉट टू सी इन द सेकेंड डे, और आई थिंक पाकिस्तान को कंटिन्यू करना चाहिए। रिजवान और आगा को आई थिंक अपने अपने 100 करने चाहिए, और 450 आई थिंक वुड बी मोर देन इनफ इन दिस विकेट, ऑन दिस विकेट, जो कि काफ़ी ज़्यादा टर्न हो रहा है। और नए बॉल से आपके पास शाहीन आफरीदी, हसन अली हैं, जो कि आई थिंक 10-10 ओवर के 5-5 ओवर के स्पेल्स निकालेंगे अपने, और उसके बाद हाजत और नुमान आ जाएंगे, और साथ साथ आपका सलमान अली आगा भी उनके साथ थोड़ा सा बॉलिंग के अंदर काम करते रहेंगे। So that's it from my side in this video. I'll be uploading regular videos on this test. मतलब हर रोज़ मेरी वीडियो आएगी, हर हर दिन के एंड होने के बाद, and we'll discuss everything in depth. और so thank you for watching this video. Like, share and subscribe, and hit the bell icon. Thank you.